मैं डॉक्टर ए के शर्मा, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के ई शिक्षा यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग समकालीन भारत और शिक्षा विषय पर एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ या बीजारोपण। भारत में ईसाई मिशनरियों का क्या शैक्षिक प्रयास रहा और 1813 का जो आज्ञा पत्र ब्रिटेन की सरकार के द्वारा पारित हुआ उसके संदर्भ में बात करेंगे। इसके बाद इसी आज्ञा पत्र के उपरांत प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हो गया था। इस विषय पर आज हम लोग कुछ बात करेंगे। भारत जो है प्रारंभ से ही विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। 15वीं शताब्दी के अंत में अर्थात 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत आने के समुद्री जलमार्ग की खोज की, जिसके फलस्वरूप 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ। लगभग 100 वर्ष तक इनका यहाँ के व्यापार क्षेत्र में पूर्ण एकाधिकार रहा। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ अंग्रेज व्यापारियों का प्रवेश हुआ। इसके बाद क्रमशः डच आए, डच जो हॉलैंड के निवासी थे, फ्रांसीसी और डेन व्यापारियों का आगमन होता है। पुर्तगालियों के व्यापारिक लाभ से प्रलोभित होकर यूरोप के अन्य देशों ने भी भारत के साथ व्यापार आरंभ कर दिया। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों आदि को परास्त करके भारत में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के कुछ समय पश्चात वहां के ईसाई मिशनरियों ने इस देश में प्रवेश किया। इन मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतवासियों को अपने धर्म का अनुयायी बनाना था, न कि यूरोपीय ढंग की शिक्षा संस्थाओं का शिलान्यास करना। फिर भी मिशनरियों ने भारत में विभिन्न स्थानों पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की और उनमें यूरोपीय अर्थात पाश्चात्य ढंग पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य आरंभ किया। यही कारण है कि ईसाई या यूरोपीय मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक माना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं मिशनरियों ने भारत में जो शिक्षा के लिए प्रयास किया, किस तरह से कार्य किया। एक एक मिशनरियों के शैक्षिक प्रयासों को हम देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली मिशनरी ने किस तरह से भारत में आकर अपना पैर जमा कर, लेकिन शिक्षा के लिए भी कुछ इन्होंने कार्य किया था। इन मिशनरियों ने एक साथ दो कार्य शुरू किए। पहला कार्य था कि ईसाई धर्म और संस्कृति का प्रचार करना और दूसरा कार्य था शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और उनका संचालन करना। इन्होंने गोवा में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की और इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा देने का भी कार्य करना शुरू किया और इन स्कूलों में ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दिया जाता था। गोवा के बाद इन्होंने दमन, दीव, हुगली, कोचीन, चटगांव और बंबई में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। पुर्तगालियों ने गोवा में
सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में एक प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की थी। पुर्तगाली मिशनरियों ने भारत में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक उच्च शिक्षा की भी शुरुआत की। इन्होंने सर्वप्रथम उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में गोवा में 1575 ईस्वी में जेसुइट कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद 1577 ईस्वी में बंबई के निकट बांद्रा में सेंट एनी कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद डच मिशनरियों ने किस तरह से यहाँ पर अपना व्यापारिक संस्थान खोला, व्यापारिक कोठियों का निर्माण किया, इसके बारे में देखते हैं। और उसके साथ साथ शिक्षा के लिए इन्होंने क्या क्या प्रयास किए। डचों ने अपने व्यापारिक संस्थान या व्यापारिक कोठी, कारखाने, कंपनी, कुछ भी कहा जा सकता है, समुद्र के किनारे बंगाल में चिंसुरा और हुगली एक स्थान है, वहां पर इन्होंने अपनी कोठियां स्थापित की। और साथ में मद्रास में जो चेन्नई तट पर इन्होंने नागापट्टम और मुस्लिमपट्टम में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। इन मिशनरियों ने अनेक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की, परंतु इन विद्यालयों को ईसाई धर्म शिक्षा का केंद्र नहीं बनाया। इनके कारखानों में जो कर्मचारी काम करते थे, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल खोले और साथ ही इन स्कूलों में भारतीय बच्चों को भी प्रवेश एवं पढ़ने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। परंतु अंग्रेजों से शत्रुता हो जाने के कारण इन्हें शीघ्र ही भारत छोड़ना पड़ा। अगर आपको याद हो, आपने इतिहास का अध्ययन किया हो, तो आपको 1759 में बेदरा का युद्ध आपने पढ़ा होगा। उसमें इस बेदरा के युद्ध में डच और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें डच पराजित हो गए थे और उनकी राजनीतिक सत्ता भारत में समाप्त हो गई थी। इस तरह से फ्रांसीसी ईसाई मिशनरियों ने किस तरह से शैक्षिक कार्य किया भारत में। 1664 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी व्यापारियों ने प्रवेश किया। ये भी अपने साथ ईसाई पादरी लाए थे। इन्होंने अपने कारखाने या कोठियां माही, एनाम, कारिकल, चंदनगर और पांडिचेरी में स्थापित किए थे। इन्होंने कारखानों के निकट प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक विद्यालय में धर्म प्रचार के लिए एक ईसाई पादरी भी होता था। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में एक माध्यमिक विद्यालय भी खोला, जिसमें फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। अंत में कर्नाटक का युद्ध हुआ। कर्नाटक के युद्ध में ये अंग्रेजों से पराजित हो गए और इनकी शक्ति भारत में क्षीण हो गई थी। कर्नाटक के कई युद्ध हुए हैं फ्रांसीसियों के और अंग्रेजों के मध्य। जैसे पहला युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक। दूसरा युद्ध कर्नाटक का हुआ इन्हीं फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में ही 1749 से 1754 तक। तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता रहा और अंत में फ्रांसीसी परास्त हुए और अंग्रेज अपना यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुए। नेक्स्ट मिशनरी थी डेन मिशनरी। डेन मिशनरियों के द्वारा जो शैक्षिक कार्य किया गया भारत में, इन्होंने भारत में श्रीरामपुर, त्रावणकोर, तंजौर और तिरुचिरापल्ली में अपने कारखाने स्थापित किए। इनका उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार तथा प्रसार करना था। इन्होंने धर्म प्रचार के लिए तमिल भाषा को माध्यम बनाया और बाइबिल का तमिल भाषा में अनुवाद भी कराया। डेनों ने 1716 ईस्वी में त्रावणकोर में एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की भी स्थापना की थी। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना करने का श्रेय अगर भारत में सबसे पहले दिया जाता है तो वह डेन मिशनरियों को ही दिया जाता है।
इनके द्वारा स्थापित विद्यालयों में अंग्रेजी के साथ साथ बाइबिल की भी शिक्षा दी जाती थी। अंत में इन्होंने 1745 ईस्वी में अपनी बस्तियां, जो इनकी कोठियां थीं, जो कारखाने इन्होंने स्थापित किया था भारत में, इसको अंग्रेजों के हाथों बेचकर अपने देश वापस चले गए थे। अंग्रेज ईसाई मिशनरियों ने किस तरह से भारत में शिक्षा के लिए कार्य किया? इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्येक जहाज के साथ एक ईसाई पादरी अवश्य आता था। इन पादरियों का उस समय एक ही उद्देश्य था, ईसाई धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। इस कार्य के लिए अंग्रेजों ने बंगाल को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। इन्होंने यह कार्य दो माध्यमों से किया, दो तरह से करना शुरू किया। पहला एक शिक्षा के माध्यम से और दूसरा दीनहीन लोगों की सेवा के माध्यम से। इस तरह अंग्रेज मिशनरियों ने कलकत्ता, बंबई और मद्रास में अनेक चैरिटी स्कूल मतलब धर्मार्थ विद्यालयों की स्थापना की। धर्मार्थ विद्यालय दो प्रकार के थे, एक ऐसे जिनमें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और दूसरे ऐसे जिनमें स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। परंतु दोनों प्रकार के विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। इसी बीच 1698 ईस्वी में ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें कंपनी को अपनी छावनियों में पादरी रखने और विद्यालय चलाने की आज्ञा प्रदान की। इस आज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए और अधिक स्कूल खोले गए। इस बीच चार्ल्स ग्रांट ने 1792 ईस्वी में एक पुस्तिका प्रकाशित की और इस पुस्तक प्रकाशित किया, उसका टाइटल था ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति पर। चार्ल्स ग्रांट ने अपने अनुभव के आधार पर इस पुस्तक में दो विशेष बातों पर बल दिया। पहला, उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में कि भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों अज्ञानी हैं। दूसरी बात, इनके धर्म अंधविश्वास पर आधारित हैं। चार्ल्स ग्रांट ने भारतीयों की अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करने के लिए 5 सुझाव भी दिया था, जिसे पंचमुखी योजना या पंचसूत्री योजना भी कहा जाता है। पहला जो इनका सुझाव था कि भारत में विद्यालयों की स्थापना की जाए। दूसरी बात थी कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तीसरा सुझाव था कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य पढ़ाया जाए। चौथी बात थी कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया जाए। और पांचवी बात पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया कि ईसाई धर्म का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए। इसके बाद जब 1793 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की आज्ञा पत्र या चार्टर पुनरावर्तन अर्थात नवीनीकरण के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, तब इसमें एक धारा जोड़ दी गई कि भारत की जनता के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए उन्हें उपयोगी ज्ञान और धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा दी जाएगी। इसी आज्ञा पत्र के बाद 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना की। फिर 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और 1800 ईस्वी में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। और आपको याद भी होगा कि श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी फोर्ट विलियम कॉलेज में कई वर्षों तक अध्यापन का कार्य किए, शिक्षक के रूप में रहे और 1804 से लेकर 1820 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने कार्य किया था। और यह उच्च शिक्षा
के केंद्र के रूप में ये तीनों कॉलेज स्थापित किए गए थे। उस समय ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक 20 वर्ष के लिए आज्ञा पत्र का या चार्टर जारी किया जाता था। इस तरह से प्रत्येक 20 वर्ष बाद कंपनी को आज्ञा पत्र के नवीनीकरण के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश करना होता था। इस तरह 1793 के आज्ञा पत्र के 20 वर्ष बाद जब 1813 में आज्ञा पत्र के पुनः रिन्यूअल का अवसर आया तो इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत करके इसमें एक धारा जोड़ी गई जो धारा 43 के नाम से जानी जाती है। और इस धारा 43 को जोड़कर भारत में शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व जवाबदेही ईस्ट इंडिया कंपनी पर डाला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया और कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करेगी, इस तरह का आदेश दिया गया। भारतीयों को लगा कि इस धारा के जुड़ जाने के फलस्वरूप उनके शिक्षा की उचित व्यवस्था हो सकेगी, परंतु उनकी आशाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि आज्ञा पत्र की जो धारा 43 थी उसमें 1 लाख रुपए की धनराशि को खर्च करने का ढंग और साहित्य शब्द के अर्थ को स्पष्ट नहीं किया गया था कि 1 लाख रुपए की धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जाए, अर्थात प्राच्य शिक्षा पर खर्च किया जाए या पाश्चात्य शिक्षा पर। कंपनी इस धनराशि को खर्च करने के संबंध में कोई निश्चित नीति, कोई निश्चित नियम नहीं बना पाई थी, जिससे प्रतिवर्ष यह धनराशि भिन्न भिन्न रूप में खर्च होती रही, जिसके कारण कंपनी के संचालकों में विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद को ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद की संज्ञा दी गई। इस विवाद में भाग लेने वाले मुख्य 2 दल थे। कौन कौन से? एक प्राच्यवादी दल था और दूसरा पाश्चात्यवादी दल। तो प्राच्यवादी जो दल थे उसमें अधिकतर कंपनी के वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी थे। इनमें वारेन हेस्टिंग्स थे, जोनाथन डंकन, लॉर्ड मिंटो, मिस्टर एच विल्सन और एच प्रिंसेप थे। पाश्चात्यवादी दल में कंपनी के नवयुवक कर्मचारी, ईसाई मिशनरी, चार्ल्स ग्रांट और राजा राम मोहन राय जैसे कुछ प्रगतिशील विचारक थे, भारतीय थे। विवाद का मुख्य कारण क्या था? विवाद का जो मुख्य कारण था वह था 1813 के आज्ञा पत्र में प्रयोग किए जाने वाले 2 शब्द थे, पहला साहित्य और दूसरा भारतीय विद्वान। प्राच्यवादी वर्ग का कहना था कि साहित्य शब्द से तात्पर्य संस्कृत और अरबी भाषा के साहित्य से है तथा भारतीय विद्वान से अर्थ इन दोनों भाषाओं अर्थात संस्कृत और अरबी भाषा में से किसी एक भाषा के विज्ञान से है, विद्वान से है। इसके विपरीत पाश्चात्यवादी वर्ग का विचार था कि साहित्य और भारतीय विद्वान इन दोनों शब्दों का अर्थ इतना संकीर्ण नहीं है, बल्कि साहित्य में अंग्रेजी साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से प्राच्यवादी पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान की शिक्षा भी संस्कृत और अरबी भाषा के माध्यम से दिए जाने के पक्ष में थे, जबकि पाश्चात्यवादी अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा देने के पक्षधर थे, जिसकी वजह से जो निर्धारित धनराशि थी अर्थात 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी वह खर्च नहीं की जा सकी। 1823 ईस्वी में कंपनी ने, जब कंपनी में विवाद उत्पन्न हो गया तो ऐसी स्थिति में 1823 ईस्वी में कंपनी द्वारा इस समस्या पर विचार करने के लिए 10 सदस्यीय एक जन शिक्षा या लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया। इस समिति में जो ये कमेटी बनाई गई इसमें प्राच्यवादियों का बहुमत था और बहुमत होने के कारण संस्कृत और अरबी भाषा माध्यम की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाने लगा, परंतु पाश्चात्यवादियों को यह सब
रास नहीं आया, यह सब पसंद नहीं था। इसी कारण वे जन शिक्षा समिति की नीतियों का और उनके कार्यों का निरंतर विरोध करते रहे। धीरे धीरे इस तरह प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्र रूप धारण कर लिया और यह समस्या यथावत बनी रही, अर्थात प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1834 तक निरंतर इसी तरह से चलती रही। तो आप लोगों ने प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में देखा, समझा और सुना। नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, तो अवश्य ई शिक्षा चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो इस चैनल पर मिलते रहें। और इसी के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।